कर रहे हैं सर, दैट इज ह्यूमन नेचर. खैर, in any event, I think this will go on. Let's go on to a subject which is very important right now. महाराष्ट्र में जैसे कि आप जानते हैं बाढ़ आई हुई है. महाराष्ट्र के अंदर जैसा कि आप जानते हैं एक राजनीतिक बाढ़ भी आई हुई है. एक तरफ जरंगे पाटिल, एक तरफ कोई और, उसके बाद कोई और, फिर छगन भुजबल, और अब तो प्रकाश अम्बेडकर जी भी बीच में कूद पड़े हैं. एग्जैक्टली. ठीक है साहब, वो बाढ़ आई हुई है किसानों की, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है. लोग बात कर रहे हैं अजीबोगरीब बातों की, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं. लेट्स गो अक्रॉस टू आवर फ्रेंड किशोर तिवारी साहब. किशोर तिवारी साहब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार, बोलिए सर. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम सर. हाँ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, और क्या वो हर हर महादेव. हर हर महादेव. अरे यार, वो पूरा प्रोटोकॉल पूरा करना पड़ता है. जय सिया राम. जय सिया राम वो भी अब कर लो. लेकिन सर जय सिया राम तो बहुत जरूरी है. जय श्री राम नहीं, जय सिया राम. जय सिया राम. हाँ जी, जरा बिल्कुल. ठीक है. तो सर ये बता रहे हैं, इतनी बाढ़ आई हुई है, पानी भरा हुआ है हर जगह पे. मुल्ला मुत्था रिवर में मतलब इतना बड़ा पानी आ गया. अब वो मुल्ला मुत्था में तो सारा साल अगर जाओ पूना में, तो उस बेचारे में तो मतलब जो नाली में पानी होता उतना भी नहीं होता. अब ये जो मुल्ला मुत्था डैम जो है, एज सुन एज इट ओवरफ्लोज दे रिलीज द वाटर डाउनस्ट्रीम एंड द एंटायर एरिया फ्लड्स. ये क्या हो रहा है सर? हर जगह पर अगर आप देखें, गांव के गांव डूब जा रहे हैं क्योंकि डैम्स आर ओवरफ्लोइंग. किशोर तिवारी साहब देखिए, मैं एक बात आपको बोलता हूँ. जी बोलिए सर. विनाश के विकास का यही अंजाम होता है. विनाश के विकास का. जी. और ये विकास नहीं है, विनाश है, ऐसा बहुत कहते थे हम. अब सारे रास्ते सीमेंट के बना दोगे आप, सारा कुछ. पानी का कोई मैनेजमेंट ढंग का नहीं है. और उसके जो डैम है, उस डैम का सफाई भी कितने सालों से नहीं हुई है, आप देखो. और ऊपर से पानी पे तो बहुत बात होती. आज देखो तुम, इतनी बाढ़ दिखती है और अक्टूबर से ही पीने के पानी की टैंकर घूमने लग जाते हैं उधर उधर. इसका मतलब पानी का वाटर हार्वेस्टिंग का इशू है. दूसरा वाटर मैनेजमेंट का इशू है. यानी एक इशू जो बहुत दिनों से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात कर रहे थे, उस इशू पे हम कोई भी सॉल्यूशंस ला नहीं पाए. मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि क्या बोलते हैं उसको, बीजेपी ने किया 10 साल में हुआ या कांग्रेस ने किया. एक्चुअली राजनेताओं के बस का रोग नहीं है ये, और सोसाइटी को भी सामने आना पड़ेगा. अब आप देखो ना, पूना की आप बात करते हो तो वहाँ के पहाड़ियाँ कैसी काटी जा रही है, आप देखो ना. देखा. रास्ते बनाने के लिए काटी गई. अब FSI बदल के दिए जा रहे, और एनवायरमेंट एक्टिविस्ट भी अभी थोड़े से शांत हो गए. तो मुझे लगता है पूना में एक पहाड़ियाँ थी, ये बात हिस्ट्री हो जाएगी जल्दी ही जी. और वो ड्रॉट प्रोन एरिया बोल के भी डिक्लेयर हो जाएगा. वहाँ का टेम्परेचर नागपुर से भी ऊपर रहेगा, ये तो बात है. तो मैं चाहता था कि तुम जो पॉलिटिकल बाढ़ आई है उस पर सवाल पूछोगे. आपने तो ये बड़ा गंभीर विषय छेड़ दिया, जिसकी लपेट में तो पूरा महाराष्ट्र आ चुका है. हाँ, एक तो बारिश होती नहीं. बारिश होती तो वो बारिश हम बचा नहीं पाते. हमारा कॉटन जो फसल है, जो 80 लाख हेक्टर के अंदर है, वो फसल जो महाराष्ट्र का एक कैश क्रॉप है, वो एकदम ही डैमेज हुआ ना अभी. तो अब यील्ड पे फर्क आएगा, करीबन 30% यील्ड पे फर्क आने वाला है. तो ये बड़ी चीज है. इकोनॉमी, बीजेपी के दिन अच्छे नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे. तिवारी साहब मोदी साहब दिन अच्छे नहीं है. बट तिवारी साहब, मोदी साहब कह रहे हैं कि मैंने फार्मर्स के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया, सोलर पंप, सोलर फार्मिंग, फसल बीमा योजना, डिजिटल मार्केट, एथेनॉल उत्पादन, डिजिटल क्रॉप सर्वे, ड्रोन के माध्यम से किस प्रकार से महिला फार्म. तो क्या ये सब बीजेपी क्लेम्स दैट दिस इज समथिंग दैट दे आर डन फॉर फार्मर्स. तिवारी साहब, नाउ यू आर डाउन टू एग्रीकल्चर
तो क्या इसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे? तो मोदी साहब इंट्रोड्यूस किए ये सब। नहीं, सॉइल हेल्थ सर्वे जो किया गया था उसके बाद क्या क्या हुआ ये मोदी जी को ही पूछना चाहिए। ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट है कि जितनी वहाँ पे सॉइल नहीं उससे ज़्यादा उसका सर्वे हो गया। दूसरा, सॉइल हेल्थ अगर बिगड़ी हुई है तो उसको रिस्टोरेशन के लिए क्या किया गया। सॉइल हेल्थ ये बड़ा इशू है, उसमें के बायोएम्स नहीं रह गए, उसमें वो जीवाणु नहीं रह गए, बाद में पानी का भी वही हाल हुआ। तो मोदी जी ने प्रयत्न किए कोर इशू को एड्रेस करने की। जैसे एक्चुअली एग्रीकल्चर के इशू यही होते हैं ना कि इनपुट में कास्ट रिडक्शन हो जाए, आउटपुट का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और उसका जो प्रोसेसिंग है वो लोकल में हो जाए। क्रॉप सिलेक्शन ऐसा हो कि जिसके मार्केट में डिमांड रहे और क्रेडिट साइकिल ऐसी हो कि जितना किसान को पैसा लगता है उतना उसे समय पे मिले। अब तीसरी जो अभी बहुत प्रमुख बात हो गई है वो है कि रिस्क उसकी मैनेज हो जाए, यानी फसलें। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला है कि हम सब डिजिटलाइज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन किसानों के पक्ष में जब किसानों के पास जाते हैं तो सॉइल हेल्थ उसका बिगड़ा हुआ दिखता है। उसको क्रॉप क्या लेना इसके बारे में भी कुछ मालूम नहीं है। पेस्टिसाइड कंपनियां या फिर वीडिसाइड वाली कंपनियां उनको सब सजेस्ट करती है, उनके सब एक्टिविटीज चल रहे हैं, उनके वर्कशॉप चल रहे हैं, वो किसानों को अभी भी गुमराह कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने करनी चाहिए वो हो नहीं रही है। अभी तो ऐसा हो गया कि कृषि के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हम शिकार हो गए। जो अमेरिका अलर्ट हो रहा है कि भाई चाइनीज कंपनियां यहाँ आके अपना पूरा का पूरा कंपनियां ही खरीद ले रही है और चाइनीज कंपनियां एग्रीकल्चर को भी स्पॉइल करने को जा रही है। तो उन्होंने एक्शन लेना चालू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये यूएस के डिफेंस को धक्का है, लेकिन भारत में कुछ नहीं हो रहा। भारत में वही कंपनियों को जो चाइनीज ओन कंपनियां हैं उनका पेस्टिसाइड पे वीडिसाइड और सर उनका तो वीजा भी बढ़ा रहे हैं। अब ये भी बोल रहे हैं कि वीजा के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा चाइनीज एंटरप्रेन्योर्स को। नहीं, एक बात मैं और बोल रहा था कि ये बहुत गंभीर समस्या है जी। एग्रीकल्चर के अंदर उनका इंटरवेंशन भारत की कंपनियों को तो हटा देगा, लेकिन किसानों को भी वो जिनोसाइड के लिए प्रवृत्त कर देगा और ये एक नई मोनोपोली वो क्रिएट कर लेगा जो साउथ ईस्ट एशिया में या इंडिया एशिया पैसिफिक के अंदर चाइना कर चुका है। हम तो बांग्लादेश में उसका से कम था, तो अब बांग्लादेश में उसने अपना से बढ़ा दिया है। वो नेपाल क्राइसिस में नेपाल में घुस गया है, श्रीलंका क्राइसिस में श्रीलंका में घुस गया है। और अमेरिका कितना भी अपना मिलिट्री बेस वहाँ लाने का ट्राई करे, लेकिन हमें जो घेरा हुआ है उस देशों में, तो वहाँ पे तो चाइना मजबूत ढंग से छा चुका है। अफगानिस्तान ले लो या आप पाकिस्तान ले लो, अब रहा क्या हमारा मुल्क देश रहा कौन था? अखंड भारत के यही देश थे। तो चाइना अपने आप है। अभी क्या है नहीं है, तो यूएस का खुद का एक मिलिट्री बेस यहाँ नहीं है, तो यूएस चाहता है कि अपना एक मिलिट्री बेस कर दे, तो वो कुछ यही है कसर बाकी है। लेकिन सर मोदी जी तो कहते हैं कि उनके आने के बाद भारत इतना शक्तिशाली हुआ है, किसी की हिम्मत नहीं हुई है भारत की तरफ आंख उठा के देखने की। किशोर तिवारी साहब, आप सीरियसली अभी भी लेते हैं मोदी जी को? सर मेरा काम है सवाल पूछना। मुझे पूछा आपने। उनका चाइना से बहुत पुराना नाता है, उनका पाकिस्तान से बहुत पुराना नाता है, उनका अफगानिस्तान से बहुत पुराना नाता है, श्रीलंका से तो वो जो गए थे दूसरी बौद्ध संगति के बाद जो लोग गए थे, तो उसमें मोदी जी गए थे वहाँ धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका में।
तो मोदी जी के मामले में कोई नजर उठा के देखता नहीं है। अरे भारत की सॉवरेनिटी को धक्का है कृषि के अंदर, अब पूरे छा गए हैं, वो आधी कीमत के अंदर माल लाके बेच रहे हैं, उनके सारे ड्रोन यूज कर रहे हैं। अब तो चाइना को बुलाकर इन्वेस्टमेंट करो वो बोल रहे, यानी करते क्या है तुम इस देश को इनडायरेक्टली चाइना का गुलाम करने को जा रहे। देखो चाइना को दुनिया ने अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन चाइना ने ऑस्ट्रेलिया में 4 प्रोविंस है, उसके दो प्राइम मिनिस्टर है तो डायरेक्ट ही मिल लिए थे चाइना को जाके अभी। हाँ, यानी आप कर क्या रहे हो? न्यूजीलैंड में जाता हूं मैं तो न्यूजीलैंड में दिखता है, ऑस्ट्रेलिया में जाता हूं वहां दिखता है, यूएई में जाता हूं वहां चाइना दिखता है, और अफ्रीका के सारे देश के अंदर अभी चाइना ही खड़ा हुआ है। चाइना अपनी 140-42 करोड़ की पॉपुलेशन में से उनका टारगेट है कि 22 से 23 करोड़ पॉपुलेशन को दुनिया में वो शिफ्ट कर देगा। और अभी तो मैं लाओस में देख रहा हूँ, कंबोडिया में देख रहा हूँ, अभी तो कई लोगों ने कहा कि पेरिस के अंदर भी बहुत दुकानें उन्होंने लगाई थी। अभी थैंक्स टू बांग्लादेशीज यूरोप में जो वो बेचारे बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं, लेकिन चाइनीज जो ये बांग्लादेशी वगैरह तो सब पॉलिटिकल आइसलम में गए वाले लोग हैं, लेकिन चाइना वहां पर छाती ठोक के जा रहा है, वहां के प्राइम मिनिस्टर को डिक्टेट कर रहा है और भारत पे आंख नहीं दिखा रहा। भारत ने जो सुब्रमण्यम स्वामी पूछते हैं कि इतनी जमीन ले ली, उस पर भारत एक शब्द से पूछता नहीं है, और यहाँ बैठे बैठे बात करते हो। आपको क्या मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट का क्या पोजीशन है? नॉर्थ ईस्ट का क्या पोजीशन है? आपने नेपाल एक अच्छा दोस्त था, एक हिंदू राष्ट्र है, वो नेपाल का क्या हुआ? मुझे एक बताइए, बांग्लादेश में शेख हसीना का मुझे समझता था राजू जी की, ठीक है बाबा, वो तानाशाह थी, उसके आर्थिक नीतियां कुछ बराबर नहीं थी, पॉलिटिकली उसने मोनोपोलाइज कर दिया था, अपोजिशन पार्टी पे वो जुलूम कर रही थी। भारत की तो अच्छी दोस्त थी, पर उसका तख्ता पलट हुआ तो दंगे छिड़ गए, और दंगों में हिंदुओं को मारा जाता है जी। मेरे को ये समझ में नहीं आया कि अगर वहां के मेजॉरिटी लोग जो दंगाई थे या जो आंदोलन कर रहे थे, क्या वो हिंदुस्तान विरोधी थे या हिंदू विरोधी थे, या वो केवल अडानी विरोधी थे या मोदी विरोधी थे? और मोदी या अडानी के विरोध के वजह से इनोसेंट हिंदुओं को अगर वहां पर सूली पे चढ़ाया गया तो ये भी जुल्म है, इसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार को लेनी चाहिए। शेख हसीना यहाँ है काय के लिए रखा है उसको, मुझे नहीं मालूम। हाँ, लेकिन भारत सरकार ने अपनी सेना भेजकर सब मंदिरों का प्रोटेक्शन करना है और सब हिंदुओं का प्रोटेक्शन करना है, ये आम बात है। आपने देखो, वो जो रजाकार लोग कहते, तो क्या वो देश में अब 60% रजाकार हो गए? जो शेख हसीना की सरकार को नहीं मानते, उनको ओवरऑल टोटली 40% वोट मिले थे और वो 97 सीट्स लेके आई थी, 97% सीट लेके आई। तो बातें ऐसी है कि गुस्सा अभी भी है 71 का उन पे, वहां की मेजॉरिटी में गुस्सा अभी भी है, अडानी के इंटरप्राइजेस का गुस्सा अभी भी है, मोदी जी का, लेकिन उसकी सजा बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू क्यों भुगते, ये बहुत बड़ा सवाल है। So why aren't we doing anything about it, sir? Why is Mr. Modi not sending or trying to protect Hindus in Bangladesh? हर कोई ये पूछ रहा है कि भैया फौज कब भेज रहे हो? नंबर 1, नंबर 2, आज की तारीख में बांग्लादेशी हिंदूज जो हमारे बॉर्डर पर हैं और बीएसएफ उनको अंदर नहीं आने दे रही, उनके मतलब हवा में फायर भी किया गया है कि भैया और पास मत आइए, ये क्या है सर? बताएं किशोर तिवारी साहब। नहीं, मैं चाहता हूं कि आपके सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में अप टू डेट कर लो। जो हिंदू वहां से प्रताड़ना से निकाले जा रहे हैं उनका वेलकम किया जाए। वो जाएंगे कहाँ?
हाँ, और उनको ये भी है कि भारत ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स क्यों नहीं भेजी। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जाना चाहिए। उन्होंने हिंदुओं का प्रोटेक्शन तब तक करना चाहिए जब तक वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक से होती नहीं। और वहाँ के आर्मी चीफ से भी बात नहीं की। 72 घंटे हो गए, इंटरनल गवर्नमेंट आने के बाद भी हर रात कुछ न कुछ खबर आती है और यहाँ की मीडिया के वो दोष देते हैं ये। और वहाँ के मंदिरों को, हिंदुओं को जो टारगेट किया गया उसके बारे में वहाँ की सरकार नहीं बोलती। भारत सरकार के फॉरेन मिनिस्टर कहते कि वी आर कंसर्न। अरे काय के कंसर्न हो तुम? भारत के प्राइम मिनिस्टर तो एक बाबू है, उसको तो वो लग रहे थे कि वो पार्लियामेंट को इन्फॉर्म कर रहे या रो रहे, मेरे समझ में नहीं आया। अगर एक तो वो नैराश्य में बहुत है और वो उनकी चेहरा भी ऐसा है कि वो अभी भी अपने आप को नौकर नहीं समझते। तो ये सब चीजें बड़ी आवश्यक है। बहुत उम्दा एक फॉरेन मिनिस्टर चाहिए जो बांग्लादेश में ढाका में जाके वो बात करे। या मोहम्मद यूनिस जो साहब आए, जो भारत को बार बार कह रहे थे कि आप वहां की तानाशाही के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। इतना अनफेयर इलेक्शन किया मैडम ने और मोदी एक शब्द से नहीं बोले। कर तो वहां गुस्सा है, सब गुस्सा मोदी के वजह से है। तिवारी साहब, ये आपको लगता है सलमान खुर्शीद जो कहा, सलमान खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस लीडर ने कहा कि इट कुड हैपन इन इंडिया आल्सो, द अपराइजिंग कुड हैपन इन इंडिया आल्सो, वी आर नॉट एलिनेटेड। दो हमने पाकिस्तान में भी देखा ऐसा, बांग्लादेश में भी देखा, उससे पहले श्रीलंका में भी अपराइजिंग देखा। लोग बाहर आए, सड़क पर आए और सरकार को पलट के बाहर कर दिया। तो व्हाट सलमान खुर्शीद सेड, do you think it's going to be applicable in India also? Some criticism Salman Khurshid पे हो रहा है, but he is sticking to statement. He says I stick to my statement. सलमान खुर्शीद बूढ़े हो गए और उनका पॉलिटिकल संदर्भ कुछ रह नहीं गया है। लेकिन उन्होंने एक बात बोली है कि जिस तरीके से जनता में आक्रोश आया और सड़क पे निकल के आए, तो भारत में वैसा असंतोष अगर आ जाएगा तो देखो, मुझे लगता है कि 10 साल मोदी के निकल गए, मैडम के तो 15 साल निकल गए थे। मैडम ने असंतोष बहुत कुचला, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला, सब विपक्ष पूरा का पूरा सरेंडर हो गया। बांग्लादेश की जो इंडिपेंडेंट पार्टी, इंडिपेंडेंट के लिए लड़ने वाली पार्टी है खालिदा जिया की, उसमें कुछ रह नहीं गया था और गुस्सा लोगों का उखड़ के आया। लेकिन एक बात तो तुमने देखना चाहिए, ये गुस्सा इतना ज़्यादा उखड़ के आया और इतने सारे लोग आए तो इनको मोबिलाइजेशन का फंड किसने दिया? ये बहुत बड़ी बात है। इतने फकीर देश में ऐसा क्यों हुआ? लेकिन भारत में मैं अभी भी बताता हूँ, ऐसा आउटराइट तख्ता पलट नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे प्रजातंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हो गई है। यहाँ पर जनता और आर्मी में बहुत फर्क है और ये देश बहुत बड़ा है। इस देश के अंदर लोग 2 जून की रोटी से समाधानी नहीं रहते, उन्हें अपने अधिकारों की चिंता बहुत रहती है। अब लाचार होके वो ये रेवड़ी वाटप में अगर इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन आप कभी उनके इस पे नहीं जाना। वो यहाँ जनता मजबूर कर देंगी मोदी जी को, मोदी जी को भागना पड़ेगा, ये बात तो ठीक है। लेकिन जनता कानून हाथ में लेके संसद या उनके घर पे जाके वो एक महंगी चीजें रास्ते पे लाके नहीं दिखाएंगी, ये मैं अश्योर करता हूँ। लेकिन सर आप ये बताएं, 2 चीजें। नंबर 1, क्या मोदी जी हस्तक्षेप करेंगे बांग्लादेश में? वहां के लोगों को जिस प्रकार प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदू मंदिर जलाए जा रहे हैं, क्या मोदी जी हस्तक्षेप कर पाएंगे? लेट मी पुट इट टू यू वेरी ब्लंटली, डज मिस्टर मोदी हैव द करेज टू डू दैट?
नहीं, करेज होता तो अभी तक वो यूनाइटेड नेशन में चले जाते, वो इंटरनेशनल फोरम पर जाते। और सबसे बड़ी बात तो वहां की जो अभी की सरकार है, जिसके भी हाथ में हो, उनको दो टूक बता देते, कि भैया एक भी हमको रिपोर्ट आई तो हम पहुंच जाएंगे वहां। और बातें कैसी कर रहे हैं, बहुत नाजुक परिस्थिति है। हाँ, इस पे सबसे संवेदनशील रहना चाहिए। अरे भैया, आप कहते ना मैं हिंदुओं का प्रोटेक्टिव है, हिंदुओं की रक्षा करने के लिए मेरी पार्टी बनी है, और सारे हिंदू लोग हैं, उनको मैं निर्भय देना चाहता हूं। तो आप जब 1 करोड़ हिंदुओं की इतनी प्रताड़ना हो रही है, तो ये हिंदू पार्टी 10 साल से भारत में राज कर रही है, वो तालियां बजा रही है। कमाल कर दिया है इन्होंने यार, कमाल कर दिया। हाँ, मैं बहुत ही रैशनल आदमी हूं। मैं हिंदू बोल रहा हूं तो मैं बौद्ध, ईसाई और सिखों को भी मैं गिन रहा हूं। तो बौद्ध, ईसाई और सिख, इनके इस्टेब्लिशमेंट तोड़े गए, लेकिन खबरें नहीं आ रही उस पर। जानबूझकर बीजेपी केवल इस पे पॉलिटिक्स करने के लिए वो खंडित हो गए वाला एक मंदिर और वहां के शिवलिंग को बताती है। तो बौद्धों से भी बहुत प्रताड़ना की जा रही है, बौद्धों से भी की जा रही है, सिखों से भी किए जा रही है, ईसाइयों से भी की जा रही है। तो मैं समझता हूं कि माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन करने की जवाबदारी हम पर है। साउथ ईस्ट एशिया में अगर हम विश्व गुरु बनने को जा रहे हैं, तुम पड़ोसी की जान नहीं बचा सकते तो तुम काहे के विश्व गुरु बनेंगे। और ये विश्व गुरु बनने का जो है थीम, यही थीम तो वहां चल रही थी, यही है मोहम्मद यूनुस है। So that is about Bangladesh. It's very clear the government of India is going to do nothing. We are only going to talk. We are only going to wring our hands in despair. और हम लोग क्या करेंगे, हम स्थिति को देख रहे हैं, संवेदनशील स्थिति है वगैरह वगैरह वगैरह। जो आपने रेवड़ियों की बात करी, अगर महाराष्ट्र की बात करें, 17 अगस्त से 1,500 रुपए हर महिला को देने वाले हैं एकनाथ शिंदे साहब। ये क्या है सर, जरा बताएंगे आप प्लीज। देखिए, लाडली बहन योजना का फायदा कोई आउटराइट बोल देगा कि एकनाथ शिंदे को नहीं हुआ, वो मूर्ख आदमी है, वो मूर्ख आदमी। आज तक तो किसने दिया नहीं। 11 करोड़ में वोटर्स है, 12 करोड़ में जितने वोटर्स है, उसमें आदमियों से ज्यादा तो वोटर्स औरतें ही है ना। और मैं सरप्राइज हूं, दररोज अभी इन्होंने पोर्टल बंद करके रखा, लेकिन दररोज 30-40 लाख एप्लीकेशन आ रहे थे। अभी इन्होंने पोर्टल बंद करके रखा है और पोर्टल खोल नहीं रहे ये, लेकिन मुझे लगता नहीं कि महाराष्ट्र के अंदर इनको आउटराइट 98% औरतें अप्लाई करेगी। और कोई भी आदमी संकोच नहीं कर रहा है, मिल रहा है तो 1,500। और हमें ये अंडर एस्टिमेट करके नहीं चलना है ना। लोगों का आक्रोश बीजेपी पे है, लेकिन यहाँ बीजेपी के को चुन चुन के वो गिराएंगे, लेकिन बीजेपी भी बहुत डिप्लोमेटिकली चलकर अपने सीटें कम कर कर इनको दे देगी। तो एकनाथ शिंदे का तो परफॉर्मेंस उतना खराब नहीं रहा था ना जी। लोग कुछ भी कहे कि उन्होंने गद्दारी की, ये की, वो की, लेकिन इलेक्शन नहीं कहता ना वो। एकनाथ शिंदे को इतना बीजेपी ने प्रताड़ित किया, इतने उनके उम्मीदवार बदले और गिराए भी, जैसे यवतमाल गिराया, जैसे नागपुर गिराया, जैसे नासिक गिराया, तो ये सब चलता है। तो उसके बावजूद भी उन्होंने अपने बेट में तो लाए। यानी एकनाथ शिंदे अलग अपनी सेना बना के भी 30-40 सीटों पे रश करेगा ही करेगा। वैसे ही अजीत पवार जिस तरीके के एमएलए उन्होंने उसके पास फूट के गए हैं, तो वो भी 30-32 करेंगे ही करेंगे। अब बीजेपी है जिसको कितना प्रताड़ित लोग करते, क्योंकि
एक नाथ शिंदे अब स्मार्ट हो गए। एक नाथ शिंदे वो लाड़की बहन योजना का कैंपेन बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना किया, फिर जिनका जिनका एप्लीकेशन आया उनको वो एक वीडियो भेज रहे हैं जी। बाद में ऐसा लगता है कि 17 तारीख को वो 3,000 रुपए भी भेज देंगे। तो But लोग यार बेईमान not only लोग that- महाराष्ट्र में लोग इमोशनल है। अब बोलिए। तिवारी साहब, यू नो, नॉट ओनली परफॉर्मेंस देखिए, डॉक्टर आई मीन एक नाथ शिंदे जी के जो लड़का है, एमपी है, ही रेज द वकाफ बिल, जो उन्होंने डिबेट शुरू कर दिया है, इट वाज फैंटास्टिक। ही सेड हिंदू इंस्टीट्यूशन टेंपल्स पे आप एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करते हो, व्हाइल यू आर अपोजिंग रिफॉर्म्स वेयर द वक्फ बोर्ड इज कंसर्न्ड। एक नाथ शिंदे जी के लड़का डॉक्टर शिंदे ने बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट किया केस कि व्हाई वक्फ रिफॉर्म शुड बी देयर। और ये भी साइमल्टेनियसली ही टॉक्ड अबाउट अपीसमेंट, ही टॉक्ड अबाउट हाउ हिंदू इंस्टीट्यूशन, हिंदू टेंपल पे इतने आसानी से आप एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह अपॉइंट करके पूरे कंट्रोल अपने सरकार अपने हाथ में ले लेते हैं। वाई का तो हाउ डू यू सी द यू हैव अप्रिशिएटेड एकनाथ शिंदे, यू हैव अप्रिशिएटेड हिज परफॉर्मेंस, बट यू नो दिस हॉट इशू अभी है वक्फ बोर्ड में, और वहां पर भी अच्छा प्रेजेंटेशन किया है उन लोगों ने, स्पेशली एकनाथ शिंदे एंड सन। देखो वक्फ बोर्ड पे जो रिफॉर्म है तो उसकी अब वो जेपीसी के पास जाएगा, उस पे डिस्कशन होगा। सरकार बड़ी गड़बड़ में थी, सरकार ने अपने भी लोगों से बात कर लेनी थी और स्टेक होल्डर जो है उनसे भी बात करनी थी, लेकिन स्टेक होल्डर से बात कर लेती तो कोई सोल्यूशन निकल जाते। लेकिन 9 लाख करोड़ 9 लाख करोड़ 9 लाख करोड़ ऐसा अपन बात करोगे तो अब एक दिन में तो ये कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ पे सरकार ने मंदिरों पे अपने लोग बिठाए वहाँ पर ब्यूरोक्रेट बाबूज लोगों ने बहुत पैसे खाए और वहाँ का कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है। और मुझे लगता है भारत के अंदर आपको सरप्राइज हो जाएगा कि ये ट्रस्ट वालों के झगड़ों से, कोर्ट के आदेश से और सरकार के इंटरवेंशन के बाद करीबन 50 लाख करोड़ की प्रॉपर्टीज पर एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं। तो ये तो मैटर डिस्कशन को आएगा ही आएगा कि हिंदुओं के ट्रस्टों पे आप एडमिनिस्ट्रेटर बिठा बैठे हैं, जिसमें तिरुपति का भी है, हमारे महाराष्ट्र का साईं बाबा का है, गजानन बाबा के ट्रस्ट पे भी वो इंटरवेंशन करना चाहते हैं। तो वक्फ बोर्ड के बाद अब डिस्कशन ये आ जाएगा कि यहाँ के ब्यूरोक्रेट हटाओ, आप यहाँ के ब्यूरोक्रेट हटाओ या फिर वहाँ ब्यूरोक्रेट अपॉइंट करो। यानी क्या है, वो सरकार जो है वो हिंदू मुसलमान में उलझा के अच्छे से रखना चाहती है। लेकिन क्या हो जाएगा कि सब उनके जो साथी है, फिर जेडीएस क्यों नहीं है, या फिर अपने वो कौन है, नीतीश है, या फिर हमारे वो साउथ वाले जो है चंद्रबाबू नायडू जी, ये लोगों ने तो खुला स्टैंड ले लिया है ना, खुला स्टैंड ले लिया है कि हम अपोज करेंगे। अब मोदी जी वैसे ही वो उसी वजह से मोदी जी विवाद में आ गए। वो तो एक वो कुश्ती लड़ने वाली लड़की के वजह से भी सरकार को बहुत ज्यादा यानी नैरेटिव सेट करके ले लिया जा रहा है। क्या विनया फोगाट, मैं तो यार बहुत खुश हुआ जी। वो यार उससे मैं बहुत खुश था उस दिन, क्योंकि मैच के अंदर उस दिन बहुत लोगों ने हमें निराश किया, भारतीयों ने। ये लड़की ने यार वो किया था। अब साला मेरे को समझ में नहीं आता यार, ये हर बाउट के पहले वजन मोचते, ये मोचते, वो मोचते। अब मुझे समझ में नहीं आता, आप दुनिया के सबसे अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट अपने पास रखते, अच्छे डॉक्टर रखते, अच्छे कोच रखते, फिर ये कैसा है कि साला 52 किलो हो जाते हो, खाना खा के 53 हो जाते हो, फिर वो 50.1 पर आप आ जाते हो। साला कुछ मेरे को समझा नहीं यार वो कि आप जबरदस्ती क्यों ये 50 वाली कैटेगरी में आ गए। 53 में ही खेलना था आप जहाँ खेलते। चलिए ठीक है, अब
पर उसमें राजनीति का स्तर जो हो रहा वो जरा ज्यादा ही हो रहा। अब आजकल क्या है, कोई भी, वो हरियाणा में भी चुनाव है ना, ये चुनाव बड़े खतरनाक होते। चुनाव के वोटों को देखकर बहुत राजनीति होती और गलत भी है। मैं ज्यादा उसमें राजनीति नहीं देखूंगा, जो कानून है वो अपना काम करेगा, लेकिन उस पे अन्याय हुआ ऐसा दिखता है। हाँ, और दोषी कौन है ये तो समय बताएगा, लेकिन भारत के लिए वो बुरी खबर थी। और मेरी तो लड़की, मैं बहुत नाराज हुए और बहुत नर्वस भी हुए। हम लोग सुबह उसकी स्टोरीज आ रही थी, वो देख रही थी, उसने एक शॉकिंग न्यूज बताई थी मेरे को, तो वो अच्छा नहीं लगा मुझे कि यार एक अच्छा पल जिंदगी में आ रहा था और वो चला गया। लेकिन आई होप सो कि सर आर्बिट्रेशन हियरिंग इज एट 9:30 PM आज 9:30 बजे हियरिंग है, बिकॉज हर एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड। तो CAS द कमिटी ऑफ आर्बिट्रेशन इन स्पोर्ट्स दे विल हियर इट एट 9:30 एंड इफ दे रूल इन हर फेवर शी विल गेट इट। नहीं, ये देखो, मैं पूरी पेरिस ओलंपिक देख रहा हूँ। एक तो व्यवस्था बहुत कमजोर है जी, थर्ड क्लास व्यवस्था है, और दुनिया भरे का वर्ण भेद है वहां, दुनिया भरे का वर्ण भेद। अगर पूरी टीम है तो वही रेफरी साले कुछ अलग करते, और जब हमारी टीम है तो साला सीधा पेनल्टी स्ट्रोक पे ही आ जाती। अभी मैं आज भी कोशिश करी सर, इसके बावजूद जीत गए। आपको मालूम है ना, भारतीय हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीत गई है आज। कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है। वी वन अ ब्रॉन्ज मेडल, वी डिफीटेड स्पेन 2-1। और स्पेन को, जैसा आपने कहा, छूटते ही पेनल्टी स्ट्रोक दे दी गई थी, ये भी बता दूं आपको। अरे नहीं यार, मुझे समझा नहीं कि कम से कम अमित शाह नहीं जाते तो वो जय शाह को तो भी भेजना था। उनको हॉकी इंटरनेशनल हॉकी एसोसिएशन का अध्यक्ष बना देते। अरे नहीं, वो मैं को है ना, उसका स्टैंडर्ड यही नहीं, हर जगह पे काला दिखा कि साली उसको इतनी शक्ति है। वो वर्ण भेदी तो वो है, और पेरिस का ऑर्गेनाइजेशन, वो चलो पानी साफ नहीं, ये नहीं, वो नहीं, और साला मौसम बहुत खराब, और वो विनेश फोगाट तो इनके चक्कर में रिजेक्ट हो गई, ऐसा ही लग रहा मुझे। क्या होटल वाटेल सब में प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम नो एयर कंडीशनिंग, नो एयर कंडीशनिंग। अरे वो एक लड़का भारत का जो बॉक्सर, निशान डे, बॉक्सर नहीं, वो बैडमिंटन खेलता था, अपना लक्ष्य सेन के वक्त आपने देखा कि उसका एयर कंडीशन का, जब पहली बार वो खेल रहा था तो उसको एडवांटेज मिला, 2-2 के दिया उसने मलेशियन को, लेकिन जब वो इधर आया तो उसको उसने धोया। लेकिन बाद में दूसरी बार मैंने देखा कि साला एयर कंडीशन का इशू, शटल वो चाहता था कि बाहर जाए और वो अंदर ही आता था। यानी मुझे तो लग रहा है कि वो मिसमैनेजमेंट का एक क्लासिक एग्जांपल था कि वो आदमी जजमेंट नहीं ले पाया। लेकिन क्या है, वो डिसिप्लिन पालते, वो बोलते नहीं। लेकिन मैंने देखा कि इल मैनेजमेंट के वजह से हमारे लोगों की हालत खराब हुई, हमारे तीरंदाज भी वहां के इल मैनेजमेंट के शिकार हुए। और मुझे लगता है कि वी वेयर डूइंग द बेस्ट एक्चुअली। हर प्लेयर अपने तरफ से 100% देने का ट्राई कर रहा था, कोई भी वहां पर किसी ने भी कमी नहीं की। और मैं चाहता हूं कि यही स्पिरिट प्रिवेल हो, लेकिन राजनीति ज्यादा ना हो। और मुझे लगता है फेडरेशन पर पहले तो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करना चाहिए। मंदिरों पर कम और स्पोर्ट्स में ज्यादा। तो सर ये बताएं चलते चलते, शरद पवार साहब की प्रेडिक्शन है कि एमवीए इस बार, पहले उन्होंने कहा 155 सीटें लेके आएगी, फिर कहा 225। आपको क्या लग रहा है सर? नहीं, अगर लोकसभा के नतीजे देखकर कोई एनसीपी के नेता, कांग्रेस के नेता
राज तिलक की तैयारी कर रहे हैं और यह बात लेके आए कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के बजाय हम महाविकास आघाड़ी का नेतृत्व रखे और चेहरे पे राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार रखे और कौन मुख्यमंत्री होगा ये बाद में तय करेंगे, ऐसा कहे तो मैं कह रहा हूं ये बुरे हाल हो जाएंगे इनकी। कहने का मतलब ये जिस हुआ तरीके से- कि उद्धव ठाकरे जी का चेहरा ही सामने रखना पड़ेगा कि ये हमारे नए मुख्यमंत्री हैं। नहीं नहीं नहीं, जिस तरीके, एक बात समझ लो, जिस तरीके से उद्धव जी को सत्ता से पदच्युत किया या सत्ता पलट कहते हैं वो किया गया, तो पहले तो 12 ही लोग लेके गए थे एकनाथ शिंदे, सारे तो बेचारे हमारे देवेंद्र फडणवीस ने भेजे थे और वही एक आदमी था जिसने ये सत्ता गिराई। तो लोगों को उससे ज्यादा नहीं किया, वो उद्धव ठाकरे ने देखा कि मैं इसे इनकैच करूं, उसे वो मालूम था उसका कि जो अटल बिहारी जी ने बोला था कि मैं अब राजीनामा देने जा रहा हूं, मैं दूसरी बार आऊंगा, दूसरी बार आ गए वो, फिर 4 साल के लिए आए। तो मैं भी बता रहा हूं कि उद्धव जी जो घर से निकले और उसका लाइव टेलीकास्ट इन्होंने किया, उसने रिजाइन कर दिया, उसी दिन लोगों ने मन बना लिया कि यार इस आदमी को तो अपन को बिठाना है। तो उस आदमी का एक चेहरा है और इस वक्त यह उद्धव ठाकरे को अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लेके जाने के लिए उद्धव ठाकरे की जी हुजूरी करते थे। उद्धव ठाकरे ही ऐसे आदमी थे जो अमरावती, वर्धा और इनके कई कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पर कैंडिडेट कांग्रेस और राष्ट्रवादी के थे, वही एक चेहरा लेके चल रहे थे। तो मैं तो कहूंगा कि जो ताजपोशी करने की तैयारी कर रहे हैं वो लोग उद्धव ठाकरे के शरण आ जाए और उद्धव ठाकरे के चेहरे के बिगर चुनाव होते हैं तो आप ये जो अडानी कृपा पात्र बीजेपी है या महायुति है उसको अंडर एस्टिमेट मत करो। उद्धव ठाकरे को चेहरा बोल के डिक्लेयर करो, वही मोदी और अडानी से टक्कर लेके महाराष्ट्र की अस्मिता जिंदा रख सकता है। जय महाराष्ट्र। Right, sir. Thank you very much. Great pleasure as always talking to you. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे जय मातरम। श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, चलो जय सिया राम। चलो मिलेंगे। Thank you so much, sir. I really want याद रखें, अब मुक्तेश्वरानंदा जी ने भी यही कहा कि उद्धव ठाकरे जी के साथ नाइंसाफी हुई है और उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। एंड आई एग्री विद किशोर तिवारी over there. The MBA should declare उद्धव ठाकरे as the face, जैसे पहले तय हुआ था। Let's be very clear. उसके बाद क्या हुआ? लोकसभा के रिजल्ट आ गए, बहुत अच्छे आ गए, तो भाई The Congress started doing well. Congress started to do very well. Now they want Sharad their own Pawar ji CM. started doing very well. 8 out of 10. Now they And want then their the equations changed. CM. Now they want their own CM. So let's ask Dr. Surena Malhotra of Sharad Pawar